70 साल के बाद पहली बार मुसलमानों को लग रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, इकट्ठा करने की ज़रूरत है। ये इतनी देर में एहसास क्यों आया? आपकी उम्र भी माशाल्लाह काफ़ी हो चुकी है। बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल जिनको हम समझते थे कम्युनिटी के लीडर्स, वो कम्युनिटी के लिए कितनी ख़राब डील नेगोशिएट करते हैं इसका मैं चश्मदीद गवाह कई बार पार्ट ऑफ डेलीगेशन रहा हूँ, तो आई हैव बीन शॉक्ड। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। वतन समाचार में विशेष बातचीत में आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इम्पार के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर एमजे खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कोरोना की लास्ट पीक पीरियड में जिस तरह से एक्टिविटीज़ इम्पार की कुछ कमज़ोर नज़र आ रही थी, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि ख़ासतौर से वेस्टर्न यूपी पे आपका ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है और इम्पार एक बार फिर उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह शुरुआती दिनों में काम कर रहा था। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी स्पीड ज़्यादा होती, कभी कम होती है। कई बार ऐसा होता है स्पीड तो है, काम हो रहा है, लेकिन मीडिया में शेयर नहीं हो रहा है, तो या अपने रिसर्च अपने ग्रुप्स में भी कम डाला जा रहा है, तो उसकी वजह से कई बार ऐसा। अभी जहाँ तक आपका सवाल है वेस्टर्न यूपी जाने का, ये शुरू से ही क्लियर था कि हम लोग जो चैलेंजेस के हिसाब से शुरू में चैलेंजेस चूँकि नेशनल लेवल के थे, मीडिया से जुड़े थे, सरकार से कोऑपरेशन लेने से जुड़े थे, और एक इंगेजमेंट का प्रोसेस उस तरीके का चाहिए था कि जो चैलेंजेस इमीडिएट दिख रहे थे, खास करके जो नेगेटिव नैरेटिव मीडिया का चल रहा था, तो उसको एड्रेस करने का था। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करने था कि जब तक प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं होगा, प्रोमिनेंट लोग नहीं होंगे, क्रेडिबल वॉइस नहीं बनेगा, तो पब्लिक डोमेन में अगर उस वॉइस को डालोगे भी तो वो वजन नहीं आएगा। जब वजन नहीं होगा तो वो फ़र्क नहीं होगा, वो रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन ये था कि एक बार कोरोना का पीरियड थोड़ा सा एक फ्रीडम ट्रैवल वगैरह का शुरू हो जाएगी, तब वेस्टर्न यूपी नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट एरिया डिफाइन किया है। उसमें वेस्टर्न यूपी की कोई 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 दिल्ली की हैं, 2 हरियाणा की, 2 उत्तराखंड की और 1 राजस्थान की है। तो ये एक लगा हुआ एरिया है, जो 30 डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं। तो इस 30 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग एक जिसको प्रोजेक्ट इम्पार प्रोजेक्ट एरिया का नाम दिए हैं, तो कोशिश ये है कि इसमें जितना लोगों को रीच आउट कर सकें, तो प्रोग्राम और स्कीम के साथ उनको जोड़ने का है। तो वो तभी पॉसिबल होगा कम्युनिटी इंगेजमेंट जब आपके पास स्ट्रक्चर होगी। तो अभी इन 30 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पीड के साथ में स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है, और स्ट्रक्चर में जो बहुत एक फॉर्मल बॉडी बना रहे हैं वो इम्पार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के नाम से। उसमें कोशिश ये 200-300 जो प्रोमिनेंट लोग हैं, एक बार वो प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनके थ्रू हम तमाम सारे प्रोग्राम्स जो हैं डिलीवर कर पाएंगे। और उसमें सबसे टॉप जो हम लोगों का एजेंडा कर रहा है वो कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव, कि सिटीज़न बनने के जितने 14 या 15 सर्टिफिकेट्स हैं वो हर एक के पास होने चाहिए। तो वो चाहे बैकवर्ड सर्टिफिकेट हों या तमाम सारी वेलफेयर स्कीम्स के एंटाइटलमेंट के हों या सिटीजनशिप से रिलेटेड हों, ये नंबर 1 है। मैं उसको बहुत डिटेल नहीं करता हूँ, लेकिन सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स लाजमी हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट वही है हमारा। आपको नहीं लगता है कि 70 साल के बाद पहली बार मुसलमानों को लग रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, इकट्ठा करने की ज़रूरत है? ये इतनी देर में एहसास क्यों आया? आपकी उम्र भी माशाल्लाह काफ़ी हो चुकी है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, इनफैक्ट न सिर्फ ये, बल्कि आप अगर 75 साल की हिस्ट्री पे नज़र डालें तो हम लोगों की एक हिस्ट्री जो है वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की है। एक ट्रैक जो रिकॉर्ड बना हुआ है वो ये है, हर वो कदम उठाते हैं वक्त निकल जाने के बाद। शुरू में जब लाइसेंसिंग राज था तो हम लोगों ने बस मिस कर दिया। फिर जब लिबरलाइजेशन का शुरुआत दौर 90 में शुरू हुआ, अर्ली 90s में, तब बस मिस किया। फिर स्टार्टअप्स का दौर शुरू हुआ, तब बस मिस किया। कहीं ना कहीं कम्युनिटी की प्रायोरिटीज़ में कमी है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ फोर्सेज ऐसे भी काम कर रहे हैं जो मुसलमानों को उलझा के रखते हैं तमाम और चीज़ों पे, अपने एक जो प्रोडक्टिव चीज़ हो उसके बजाय। जैसे जब भी बिज़नेस थोड़ा फ्लॉरिश होने लगती थी पास्ट में, तो कहीं दंगे का एक सिलसिला शुरू हो जाता था। फिर ब्रांडिंग का एक प्रोजेक्ट चल पड़ा, तो कहीं ना कहीं कहीं टेररिज्म का प्रोजेक्ट चल पड़ता है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें, कहीं रिलीजियस इशू उलझा देते हैं। उसमें बाहर वालों पे तो जो इल्ज़ाम लगा सकते हैं, बाहर वालों के बारे में जो कह सकते हैं वो है ही, लेकिन हमारे अपने लोगों ने भी उसमें रोल अदा किया। आप ये बताओ, एक ऐसी चीज़ को लेके मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाता, 40 साल का एक अरसा, और जितना नुकसान शायद अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, पॉलिटिकल टर्म्स में देखें, सोशल टर्म्स में देखें, एक प्रायोरिटीज़ का चेंज होने की वजह से एजुकेशन टर्म्स में देखें, तो कम्युनिटी ने बहुत बड़ा खमियाजा भुगता है। और शायद हमने कोई कैलकुलेशन किया था, मेरा अंदाज़ा है कोई 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का कम्युनिटी नुकसान इस 40 सालों में हुआ है। क्या कारण था इसके? क्या आप क्या सोच पा रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ?
मुझे लगता है कि रियलिटीज़ को समझना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। लोहे की रॉड्स पे सर मारने के बजाय आप वक्त का इंतज़ार करें। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट। अभी जिन 4 राज्यों की आपने बात की है, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान और उसके बाद जो है हरियाणा की और दिल्ली, और दिल्ली, इसमें अक्सर राज्य वो हैं जो बीजेपी या नॉन बीजेपी में भी उन लोगों के साथ हैं जिनके साथ इस वक्त मुसलमान थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों को आपने क्यों नहीं रखा है, राजस्थान को अगर छोड़ दिया जाए तो? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। ऐसा है कि अब दिल्ली के आसपास का चूंकि एरिया लेना था, कोशिश ये थी कि सुबह अगर गाड़ी से निकलें तो शाम तक मीटिंग करके, बात करके, कुछ जो भी रिव्यू करके वापस दिल्ली आ जाएं। इसमें किस पार्टी की सरकार है उससे मतलब नहीं है। हो सकता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बजाय कांग्रेस की सरकार होती है या कांग्रेस की बजाय बीजेपी की सरकार होती है, तो हम उसकी वजह से अपनी प्रायोरिटी तय नहीं करेंगे। आप बात समझिए, बहुत क्लियर इसमें कि हम इस चीज़ को अक्सर कहते हैं कि हम लोग अपनी प्रायोरिटी बाहर वाले एक्सटर्नल फैक्टर से डिसाइड करते हैं। हम लोग अपनी इंटरनल मजबूती के हिसाब से, अपने कमिटमेंट के हिसाब से, अपने कन्विक्शन के हिसाब से, अपनी एक आइडियाज़ की स्ट्रेंथ या एक कन्विक्शन की स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी अगर सेट करें तो हमें लगता है ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। जब से आपने इम्पार बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी से किसी डेलीगेशन को लेकर के आप इम्पार के अध्यक्ष के तौर पे नहीं मिले, उससे पहले कई बार आप मिलते रहे। बाकी जो सरकार के लोग हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह साहब हों या मुख्तार अब्बास नकवी हों, सुरेश प्रभु हों, सुधांशु त्रिवेदी हों, इन सब लोगों से आपने मुलाकात की है या इनको अपने फोरम पे इनवाइट किया है और इनसे सवाल भी किए हैं, जवाब भी किया और उसको दुनिया के सामने रखा भी है। लेकिन नॉन जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या सपा के लोग हों, इस तरह के लोगों से इतनी दूरी क्यों? और नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप ये समझिए, देखिए मोहम्मद सलीम साहब को कम्युनिस्ट पार्टी से इनवाइट किया, सीपीएम के बड़े लीडर हैं। आम आदमी पार्टी से इनवाइट किया उसको, डॉक्टर पांडे को, और संजय सिंह से कोशिश कर रहे हैं हो जाए। तारिक अनवर साहब को रिक्वेस्ट किया था, मैं टाइम भी दिया था, लेकिन वो बिहार के वजह से नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात सही है, अगर हमको चूज़ करना अपोजिशन के लीडर से मिलने से और सरकार के आदमी से मिलने से, तो मैं प्रेफर करूँगा सरकार के लीडर से मिलूँ। क्यों? सेकुलर पार्टीज अपोजिशन में हैं, तो सेकुलर पार्टीज़ की तो व्यूज़ आपके बारे में बहुत क्लियर वैसे ही हैं, तो उनको अपने तरीके से सोचना सिखाना मुझे लगता है इतना ज़रूरी नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं, जितना जो आपके जैसा न सोच रहे हों उनको आपके जैसा, या आप अपना इशू एजेंडा को बेहतर तरीके उनके सामने रखें ताकि उनके ख्यालों में तब्दीली आए। जिनके ख्याल में वैसे तब्दीली, या उनके ख्याल आपसे मिलते हैं, तो उनके ख्याल में तब्दीली करके क्या करेंगे। अच्छा, आप इम्पार के प्लेटफॉर्म से जो मस्जिदें आज़ादी के बाद बंद हैं उनको भी खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ तक ये चीज़ पहुँची है? ये बात है इम्पार बनने से कहीं पहले की। इम्पार बने तो अभी 1 साल नहीं हुआ है। ये बात है हम लोग 4 सालों से कोशिश कर रहे थे और बड़े सब लेवल पे कोशिश किया। ASI में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसमें डायरेक्टर जनरल लेवल से भी कई मीटिंग हुई, एडिशनल DG से कई मीटिंग। फाइनली उन्होंने एक मस्जिद, लेकिन हम लोग सफाई वगैरह काम तो सब जगह कर रहे हैं, ये देख के कि हालत बहुत मस्जिदों की ख़राब है दिल्ली में। और मुझे ताज्जुब है कि 70 सालों से हम लोगों के जो लीडरशिप थी वो कहीं इस बड़े मसले पर तवज्जो नहीं दे पाई, जबकि उन मस्जिदों को कितना मिसमैनेजमेंट है, किस तरीके से रखी जा रही हैं और मिसयूज़ हो रहा है हर तरीके से, उनको बयान करना भी मुश्किल है किस किस तरीके के मिसयूज़ मस्जिदों के हो रहे हैं। नमाज के अलावा वहाँ सब कुछ होता है। तो फाइनली कोशिश किया है कि अगर इंसानी वहाँ पे एक प्रेजेंस, ह्यूमन प्रेजेंस होती है, तो जब उजाला कहीं होगा तो अंधेरा चला जाएगा, तो जब गुड एलिमेंट्स आएंगे तो बैड एलिमेंट्स जाएंगे। तो अगर हम लोग कुछ भी ना करें, सिर्फ मस्जिदों के एक चक्कर हफ्ते में 1-2 बार लगा दें, तो शायद जो बैड एलिमेंट्स वहाँ पे रहते हैं, कब्जा करते हैं, घुसते हैं, सब गलत काम होते हैं, वो रुक जाएंगे काफ़ी तक। तो फाइनली SI से एक मस्जिद का MOU हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा इसको ठीक से चलाइए, हम और करेंगे। आप आने वाले दिनों में इम्पार को लेकर के आपकी रूपरेखा क्या है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अक्सर आप मुसलमानों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस की बात करते हैं, चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करने की बात करते हैं, लेकिन कम्युनिटी इस तरफ अभी भी शायद नहीं आ पा रही है। एक्चुअली इकोनॉमिक ओरिएंटेशन कम्युनिटी का नहीं, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इमोशनल एक प्लेटफॉर्म पे कम्युनिटी को जो मैं आंसू बहा के गला फाड़ के आपको बता दूं, वही आप उसी रास्ते पे चल पड़ो। तो एक तरीके से वो एक लोगों के अपने इंटरेस्ट हो सकता है सर हुए हों, लोगों की अपनी पॉलिटिक्स हो सकता है चली हो, लेकिन कम्युनिटी को गड्ढे में ले जाते रहे। बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल जिनको हम समझते थे कम्युनिटी के लीडर्स, वो कम्युनिटी के लिए कितनी ख़राब डील नेगोशिएट करते हैं, इसका मैं चश्मदीद गवाह कई बार पार्ट ऑफ डेलीगेशन रहा हूँ। तो आई हैव बीन शॉक्ड
कि किस तरीके से कम्युनिटी को अपने बेहतरी के रास्ते पे ले जाने के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाने, मल्टी कल्चरल सोसाइटी में कैसे अपने कंडक्ट करना है, कैसे रहना है, कैसे सोशल सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करना है, एनर्जी देना है, एनर्जी लेना है, उसके बजाय आप एक आइसोलेटरी पोजिशनिंग, एक अलग थलग करके एक इमोशंस में बांधने का, ताकि राशनैलिटी भाग जाती है जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहीं ना कहीं लीडरशिप उसी रास्ते पे ले जाती रही है। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर एमजे खान, जो अरबी में अगर कहें तो साफ साफ इनका कहना है कि उन्जुर इला माकाल वला तंजुर इला मन काल, कि उसकी तरफ देखो कि बात कही क्या जा रही है, मत देखो कि कौन कह रहा है। यानी अगर आपका विरोधी आपसे कहे कि नमाज पढ़ना है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नमाज छोड़ देंगे क्योंकि वो आपका विरोधी है। तो एमजे खान की बातों को इसी पस मंज़र में आप लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए वतन समाचार।